डियर स्टूडेंट्स, इस मीटिंग में हमें इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी ये सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे सेमेस्टर 6 में आता है। एंड इसमें आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो होगा कि वी औपनिवेशीकरण क्या है। सबसे पहले वी औपनिवेशीकरण के बारे में पढ़ेंगे और अल्जीरिया और घाना के संदर्भ में ये क्वेश्चन आ जाता है कि वी औपनिवेशीकरण क्या है, अल्जीरिया और घाना के संदर्भ में बताइए। तो इस क्वेश्चन का आप किस तरह से आंसर लिखेंगे उसके लिए मैं लेक्चर दूंगा आज, तो ध्यान से सुनना इस लेक्चर को। तो वी औपनिवेशीकरण सबसे पहले समझते हैं। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन में कि वी औपनिवेशीकरण क्या है, और दूसरा पूछा गया है कि अल्जीरिया और घाना के संदर्भ में बताइए, ये बोला गया। तो पहला क्वेश्चन है हमारा वी औपनिवेशीकरण, इसको देख लेते हैं क्या कहता है इसमें। देखो, वी औपनिवेशीकरण तब होता है जब कोई देश, जैसे अगर जब कोई देश अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ता है, अब उस जिसका वो उपनिवेश बन रखा है, जिसका वो गुलाम बन रखा है, वो देश वो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है, लड़ाई करता है और वो स्वतंत्रता पा लेता है, तो इस प्रक्रिया को वी उपनिवेशीकरण कहते हैं। ठीक है। और उपनिवेशकरण किसे कहते हैं? औपनिवेश। औपनिवेश उसको कहते हैं जैसे कि जब हम इंग्लैंड के गुलाम बन रखे थे, भारत गुलाम बना हुआ था, तो हम उसके उपनिवेश थे, इंग्लैंड के उपनिवेश थे उस टाइम पे, लेकिन हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी, तो अब क्या हो गया? वी औपनिवेशीकरण हो गया हमारा, हम वी उपनिवेश हो गए। तो इसी को कहते हैं वी औपनिवेशीकरण। मतलब कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो उपनिवेशों ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की और औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन किया गया। ठीक है। जो मैंने अभी बोला आपको वो थोड़े घुमा फिरा के इन वर्ड्स में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इन शॉर्ट वी औपनिवेशीकरण वही होता है कि जो देश अपनी जो शक्तियाँ होती है जो हमको गुलाम बना लेती है, उनके खिलाफ अपनी स्वतंत्रता जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसको वी औपनिवेशीकरण कहा जाता है। और ये वी औपनिवेशीकरण सबसे ज़्यादा कब तेज़ी से फैला था? जब 20वीं सदी आई थी। 20वीं सदी में वी औपनिवेशीकरण बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, नए नए राष्ट्र उभर कर आ रहे थे, स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। तो और उपनिवेश में क्या होता है कि जैसे कि कोई एक शक्तिशाली देश है, इंग्लैंड था उस टाइम पे, तो हमारे कॉलोनी यहाँ पे अपनी कॉलोनियाँ बसा ली थी उन्होंने, आकर यहाँ पे रहने लग जाते हैं। जैसे कि कोई उपनिवेश किसी शक्तिशाली देश जो दूर रहता है, दूर दराज का राज्य है, कहीं और रहता है, लेकिन वो उस देश के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर आकर रहने लगते हैं जहाँ पर गुलाम बना रखा है जिस देश को, जहाँ पर उसने नियंत्रण कर रखा है। जैसे कि भारत में एक टाइम पे बहुत ब्रिटिशर्स रहते थे यहाँ पर, जब हम उसके गुलाम बन रखे थे। तो उपनिवेश में ये होता है। ठीक है। और उपनिवेशवाद इसी को कहते हैं। और जो उपनिवेशवाद है सबसे ज़्यादा किसने फैला रखा था? यूरोप की शक्तियों ने फैला रखा था। जो यूरोप के कई देश थे उन्होंने कई देशों के ऊपर अपना उपनिवेश बना रखा था, गुलाम बना रखा था। जैसे कि उसमें अफ्रीका के कई देशों को गुलाम बना रखा था, और अमेरिका के भी कई देश थे, ऐसे कई क्षेत्र थे जिनको उपनिवेश बना रखा था। और एशिया में लगभग हर एक देश को उपनिवेश बना रखा था यूरोपीय कंट्रीज़ में, यूरोपीय शक्तियों ने। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया इसके अंदर कि वी औपनिवेशीकरण क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन इसमें मतलब अभी थोड़ा और देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में, वी औपनिवेश के बारे में, कि वी औपनिवेशीकरण किन कारणों की वजह से बढ़ा था। तो पहला कारण था कि राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। मतलब कि जो देश गुलाम बन रखे थे उन देशों के अंदर जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे वो तेज़ी से बढ़ रहे थे। मतलब देश के प्रति जो आंदोलन करे जाते हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए, वो उन आंदोलनों में तेज़ी आने लग गई थी। और जो देश थे वो अपने आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता की और आत्मनिर्णय की मांग कर रहे थे कि हम अपने ऊपर अपना शासन चलाएंगे, हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, हम कैसे विकास करेंगे। तो वो निर्णय की मांग करने लग गए थे और राष्ट्रवाद के जो आंदोलन थे उनमें तेज़ी आ गई थी। एक कारण ये था कि वी औपनिवेशीकरण हुआ, और दूसरा कारण था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का दबाव था। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्रुप्स बने हुए थे, जैसे यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है, ऐसे जो संगठन बने हुए थे उनका भी दबाव बन गया था उन देशों के ऊपर जिन्होंने गुलाम बना रखा था छोटे छोटे देशों को। तो उनके ऊपर दबाव था और उनकी निंदा की जा रही थी कि इन्होंने देखो कि ऐसे निंदा की जा रही थी कि देखो इसने उसको गुलाम बना रखा है। इस टाइप से आप समझ सकते हो कि जो उपनिवेशों की जो निंदा की जा रही थी और उपनिवेशों को स्वतंत्र देने का आह्वान किया गया था। जो देश गुलाम बना रखे थे उनको स्वतंत्रता देने की आह्वान करा गया था।
और तीसरा कारण ये था विपनिवेशीकरण का कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन आ गया था लोगों के अंदर। कैसे कि जो लोग जो थे 20वीं सदी के आते आते लोग शिक्षित हो रहे थे, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा था। अब जो मान लो कि जो बंदा एजुकेटेड है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए तो जाहिर सी बात है कि आवाज़ उठाएगा अपने लिए, उसको पता लग जाता है कि क्या सही है गलत है। अब लोग शिक्षित हो रहे थे, स्वास्थ्य बेहतर हो रहा था, अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो रहा था। तो इसका परिणाम स्वरूप जो लोग जो थे जागरूक हो रहे थे अपनी स्वतंत्रता को लेकर और लोगों के बीच में आत्मविश्वास बढ़ा था। तो एक ये कारण रहा कि उपनिवेशीकरण का हुआ। और एक कारण ये था कि जो उपनिवेशिक शक्तियाँ थी वो कमज़ोर हो गई थी, जिन्होंने जो बड़े बड़े देश थे जो गुलाम बना रहे थे छोटे देशों को, वो कमज़ोर हो गए थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत ज़्यादा उनकी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा था। उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा जो है युद्ध में खर्च कर दिया था, जिसके बाद उनसे वो अपने उपनिवेश देशों के ऊपर कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो गया था, वो असमर्थ हो गए थे। तो एक कारण ये रहा था उपनिवेशीकरण का। क्लियर है यहाँ तक? एक तो उपनिवेशीकरण अच्छे से कवर कर लिया हमने। और आगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि अल्जीरिया और घाना के उसमें भी पूछा है। तो अल्जीरिया के बारे में देख लेते हैं कि अल्जीरिया में क्या हुआ था उपनिवेशीकरण, किस तरह से उसने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो अल्जीरिया जो था फ्रांस का उपनिवेश था, मतलब उसके ऊपर फ्रांस ने कब्ज़ा किया हुआ था। और कब से कब तक किया था? 1830 से लेके 1962 के बीच में फ्रांस ने अल्जीरिया के ऊपर कब्ज़ा कर रखा था, या कह सकते हैं उसको अपना उपनिवेश बना रखा था। ठीक है। और जो अल्जीरिया ने अपने स्वतंत्रता की लड़ाई कब लड़नी शुरू कर दी थी? 1954 में, 1954 में शुरू कर दी थी, जो कि जो लड़ाई थी स्वतंत्रता संग्राम था वो 8 साल तक चला था। और इसके स्वतंत्रता पाने के लिए उसने अपने कई पार्टियों का गठन भी किया था, जिन्होंने फ्रांस के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन करे थे। और कुछ ऐसे प्रदर्शन भी हुए थे जो हिंसक हो गए थे, जिसमें कुछ जो फ्रांस के साथ युद्ध के दौरान उसकी जो अधिकारियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पुलिस स्टेशंस में आग लगा दी गई थी। बहुत हिंसक झड़प हुई थी इनके बीच में जब युद्ध हुआ था। ठीक है। और ये जो इनके बीच युद्ध हुआ था वो बहुत ज़्यादा हिंसक था, आपको पता लग रहा होगा। और उस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है। और फाइनली इसको कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? 1962 को इसको फ्रांस ने अल्जीरिया से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। ठीक है। कई स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कई ऐसे गठबंधन बने थे, कई संगठन बनाए गए थे, पार्टी बनाई गई थी जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई कर रहे थे फ्रांस के अगेंस्ट जाके। और कब स्वतंत्रता इनको मिली? 1962 को। ठीक है। ये तो हुआ था कि कब लड़ाई हुई थी, कब कितने टाइम के लिए उसने उपनिवेश बना रखा था, युद्ध कैसे हुआ था, हिंसक हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे, और कब उसको फाइनली जाके स्वतंत्रता मिली थी, ये मैंने आपको बता दिया। 1962 में उसको स्वतंत्रता मिली थी। तो ये तो थी अल्जीरिया की बात। उसके बाद आ जाता है घाना का उपनिवेशीकरण। घाना में कब से किया था? 1854 से लेके 1957 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। उसने यहाँ पे ब्रिटेन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है। ब्रिटेन ने घाना एक देश है, तो ब्रिटेन ने घाना को अपना गुलाम बना रखा था 1874 से लेके 1874 टू 1957। इतने सालों तक इसको गुलाम बना रखा था अपना। और घाना ने अपने स्वतंत्रता के आंदोलनों की शुरुआत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। ठीक है। और किसके नेतृत्व में की थी? जैसे कि हमारे देश में महात्मा गांधी का नाम बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो घाना के स्वतंत्रता आंदोलनों के अंदर जो नेतृत्व मेनली माना जाता है वो KWAME स्पेस NKRUMAH, क्वामे नक्रुमा, ये नाम है इनका। ठीक है। इनके नेतृत्व में जो है स्वतंत्रता की जो संग्राम था तेज़ी पकड़ ली थी। इन्होंने नेतृत्व किया था स्वतंत्रता पाने के लिए। और इन्होंने किस तरह से प्रदर्शन किया था घाना में कि जो इनके जो प्रदर्शन होते थे वो अहिंसक प्रतिरोध होते थे, उनमें कोई वायलेंस नहीं होती थी, नॉन वायलेंस होते थे। और इन्होंने नागरिकों की मदद से अवज्ञा का इस्तेमाल किया था। जैसे भारत में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन था कि हमने महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था कि जितने भी जो चीज़ें होंगी हम उनका बहिष्कार कर देंगे, जो भी ब्रिटिश से रिलेटेड होंगी हम अपने दफ्तरों में जाना बंद कर देंगे। ऐसा महात्मा गांधी ने भी चलाया था कैंपेन। तो वैसा ही नक्रुमा ने भी अहिंसक प्रतिरोध किया था और इन्होंने भी
अवज्ञा का इस्तेमाल किया था, इसी का जैसे मैंने अभी बताया था सेम। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप घाना को स्वतंत्रता कब मिल जाती है? इनके आंदोलनों के पश्चात इनको घाना को स्वतंत्रता मिलती है 1957 में मिल जाती है। ठीक है, और जो घाना जो पहला ऐसा देश माना जाता है अफ्रीका का, कि घाना अफ्रीका में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला उपनिवेश था। मतलब ये पहला देश माना जाता है अफ्रीका में जिसने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करी थी। और इसने जो अन्य जो देश थे इसके आसपास के अफ्रीका के जो क्षेत्र थे, जो बाकी जो देश थे, इसने और भी देशों को प्रेरित करा था कि वो भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करें। तो घाना और अल्जीरिया दोनों के इसमें इतना आप लिख सकते हो, बहुत है आप। ठीक है, उसके बाद आप क्या जाते हैं, विओपनिवेशीकरण के परिणाम लिख सकते हैं आप इसके अंदर। विओपनिवेशीकरण के परिणाम देख लेते हैं। तो जब विओपनिवेशीकरण हो गया था, जो देश नए नए देश उभर कर सामने आ रहे थे, स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे, तो इसने पूरी दुनिया को बदल दिया था। कैसे इसने अपनी पूरी दुनिया को बदल दिया था? क्योंकि जो कई सारे जो नए राष्ट्र हैं वो उभर कर निकल कर आ रहे थे, नए नए राष्ट्र आ रहे थे सामने, स्वतंत्रता प्राप्त करके आ रहे थे। ठीक है, और विओपनिवेशीकरण का एक परिणाम ये भी निकला था कि इसने लोगों को आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता के अधिकार के लिए प्रेरित करा था, अपने स्वतंत्रता के लिए, और सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, और समाज और आर्थिक परिवर्तन को भी इसने जन्म दिया था। उसके अलावा ये तो कुछ अच्छी बातें बता दी, उसके अलावा कई चुनौतियां भी इनके सामने आई थी विओपनिवेशीकरण के कारण। जैसे कि जो नए राष्ट्र सामने आए थे उनको जाति संघर्ष देखने को मिला था, जाति संघर्ष, भ्रष्टाचार और गरीबी, इस तरह की जो चीज़ें थी उन्होंने सामने करने पड़ी थी। जाति संघर्ष, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो जाति के नाम पे बहुत मारकाट मची थी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, जिसके कारण एक भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी कर दिया गया था। तो एक जाति संघर्ष का बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल दे सकते हो आप। और उसके अलावा भ्रष्टाचार और गरीबी कई देशों में बनी हुई थी जो स्वतंत्रता प्राप्त करके नए नए हुए थे भी पैदा। ठीक है, और विओपनिवेश के बाद भी कई जो देश थे जो गुलाम देश रह चुके थे उनके ऊपर कई प्रभाव महसूस किए जा सकते हैं आज के टाइम पे भी। कई देशों में ऐसा होता है, जैसे कि जो उनकी पुरानी जो अंग्रेज़ों, मान लो कोई अंग्रेज़ यहाँ पे आया था, उसने कोई अपनी वो लगा दी, कोई अपनी व्यवस्था लगा रखी थी कि ऐसे देश चलेगा, तो उनके जाने के बाद भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रह गई थी यहाँ पे जो आज के टाइम पे भी अपनाई जा रही है। तो कई इसके जो प्रभाव है आज भी महसूस किए जा सकते हैं विओपनिवेशीकरण के, जिनको उन्होंने गुलाम बना रखा था। उसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि विओपनिवेशीकरण में सकारात्मक पॉइंट्स बता दिए या फिर नकारात्मक पहलू। तो सकारात्मक देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि सकारात्मक में आप लिख सकते हो कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय, ऐसे हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो कि इसने जो देशों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और आत्मनिर्णय लेने के लिए प्रेरित करा था। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि नए राष्ट्रों का उदय हुआ था, जैसे कि जो मानचित्र है, जो मैप होता है पूरी दुनिया का, उसके ऊपर कई देशों का विकसित हुआ था, कई देश निकल कर सामने आए थे। उसके अलावा थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि राष्ट्र गौरव, मतलब कि जो देश आज़ाद होकर हुए थे, निकले आए थे, तो उनको एक गौरव की बात थी, उनके लिए प्राउड की बात थी कि वो अब एक स्वतंत्र देश है और आत्मनिर्भर हैं, मतलब आत्मनिर्णय कर सकते हैं और स्वतंत्रता प्राप्त हैं वो देश। तो एक राष्ट्र गौरव की भी बात थी उनके लिए। और एक पॉइंट आप और लिख सकते हो सकारात्मक पहलू में कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो गया था, मतलब अब वो जो देश थे वो अपनी संस्कृति और परंपराओं को दोबारा से जीवित कर सकते हैं। जैसे कि भारत के अंदर वो आ गए थे, इंग्लैंड के लोग आ गए थे, तो वो अपनी परंपराओं को यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे थे, पैंट शर्ट पहनना, ये सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे हमारे देश में। लेकिन उनके जाने के बाद हमको दोबारा से एक मौका मिला, जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, कि अपनी संस्कृति को और परंपराओं को दोबारा से पुनर्जीवित करने का। ठीक है, और एक ये तो गए सकारात्मक पॉइंट्स। उसके बाद एक आ जाता है नकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू में बोल सकते हैं कि विओपनिवेशीकरण के बाद नकारात्मक में कह सकते हो कि गरीबी और भ्रष्टाचार आ गई थी। जो नए देश उभर कर आए थे, स्वतंत्र हुए थे, वो स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन उन देशों में स्वतंत्रता के बाद भी वो उनकी ऐसी दयनीय स्थिति थी कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और वो भ्रष्टाचार की जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। जातीय संघर्ष बोल सकते हैं आप, जो मैंने आपको बताई थी
और जातीय संघर्ष में एक बात और कह सकते हैं कि जो सीमाओं को लेकर देशों के बीच में मतभेद पैदा हो गया था। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर का है कुछ सिलसिला, एक ये है, ठीक है। और एक है अल्प विकसित, अंडर डेवलपमेंट जो थे देश रह गए थे। मतलब जो देश उपनिवेश बन रखे थे, जिनको उपनिवेश बना रखा था, गुलाम बना रखा था, तो जिन्होंने उनको गुलाम बना रखा था वो उनके विकास पे ध्यान नहीं देते थे। वो जब ब्रिटिश यहाँ पे आया था तो वहाँ पे वो क्या यहाँ पे हमारा विकास करने आया था? नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए आया था, अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करवाने के लिए आया था इंग्लैंड को। तो जो उपनिवेश जो होते थे, जो गुलाम बना लेते थे, वो विकास के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। उसका परिणाम स्वरूप क्या निकलता है? परिणाम ये निकलता है कि वो उन्होंने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन वो तब भी अल्प विकसित ही बने रहे वो देश। और आज भी कुछ ऐसे देश हैं जो अल्प विकसित हैं, अंडर डेवलपमेंट है। और नकारात्मक पहलू में एक पॉइंट और आता है कि असमानता मतलब औपनिवेशिक शासन के दौरान जो बनाई गई सामाजिक आर्थिक समानताएं कई देशों में आज भी मौजूद है। कुछ ऐसी सामाजिक आर्थिक असमानता है, जैसे एक मैंने वो रंग भेद वाला मैंने बताया था कि जो रंग भेद में जो काले लोगों के साथ ऐसी व्यवस्था थी कि काले लोगों को कम अधिकार दिए जाते थे और गोरों को ज़्यादा दिए जाते थे। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, कुछ ये एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो इस तरह की जो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो थी वो आज भी मौजूद है उन देशों में जो गुलाम बनने के टाइम पे थी और स्वतंत्रता प्राप्त करने के टाइम पे भी थी।